વધુ ચર્ચા કરીએ. જિંદલ સ્ટેનલેસના પરિણામો તમે જુઓ, પહેલા પરિણામો જુઓ. ખાસ નફો તમને એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરીલી વધતો જોવા મળશે. માર્જિન્સ જુઓ ખાસા એવા સુધરી રહ્યા છે. એબિટા પર્સન્ટેજ વાઇઝ જોવાની જરૂર જ નથી, અને માર્જિન્સની સાથે સાથે તમે રેવન્યુઝ પણ જુઓ તો ત્યાં પણ ઓલમોસ્ટ ઘણો વધારો તમને જોવા મળી રહ્યો છે. હવે ખાસ શું કારણો રહ્યા આના પર વધુ ચર્ચા કરીએ. જિંદલ સ્ટેનલેસના ગ્રુપ CFO अनुराग मंत्री આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. अनुराग जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और इंटरेस्टिंग नंबर्स हमने देखे हैं, स्पेशली आपने जो एक्सपेंशन प्लान जो बताया है वहाँ से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2150 करोड़ रुपए का एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन प्लान आपने जो है वो हमें बताया है, अनाउंस किया है. तो उसके डिटेल्स और एवरेज यूटिलाइजेशन लेवल्स भी अभी जो हैं उसके बारे में भी साथ ही साथ आप बात कर दीजिए. हमारा जो एक्सपांशन है, अगर आप देखेंगे ये जो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है हमारा उड़ीसा में, it's one of the world's best stainless steel complex, and this has been built keeping in mind the large facilities in future. So for our expansion, this will be a brownfield expansion. इसमें हमको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, वाटर कनेक्टिविटी, एनवायरमेंटल क्लीनेस ऑल इन प्लेस. So there is a लैंड एक्विजिशन, ये सब हमको नहीं करना है. इट्स ओनली द ब्रिंगिंग द इक्विपमेंट एंड डू द डिजाइन इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ इट. सो उसके चलते ये क्या है कि अगर आप इसको ग्रीन फील्ड में कोई इस तरह की कैपेसिटी डबल करना चाहे, 1 मिलियन टन की कैपेसिटी स्टेनलेस स्टील की लगाना चाहेगा, it will cost more than actually 8,000 crore plus time delays of land acquisition, environmental clearances, other clearances. All these will actually take a longer time. तो हमारा कैपेक्स एक्सपेंशन में एक सबसे अच्छा ये है कि इट्स अ वेरी वैल्यू एक्रेटिव फॉर शेयर होल्डर्स. तो हम 1/3 से भी कम कॉस्ट में उस कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं. तो और वो विद इन 18 मंथ्स के टाइम में इट विल स्टार्ट कमिंग अप इनटू द प्रोडक्शन लाइन. सो इसके कारण क्या होगा, शेयर होल्डर्स को जल्दी रिटर्न मिलेगा, पे बैक विल बी फास्टर, and it will be a very low risk expansion from the perspective of clearances, land acquisition, infrastructure build up. So this is very value accretive for the shareholders side. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की आपने जो बात करी, अगर मैं लास्ट क्वार्टर देखूं, द सेल्स डाउन था, दो प्रोडक्शन वी कुड स्टिल मीट ऑलमोस्ट 90% प्लस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एंड वी होप टू मेंटेन दैट मोमेंटम ऑफ आवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा सा वेरी करता है ऑन द प्रोडक्ट मिक्स आल्सो स्टेनलेस स्टील में. सो एज कंपेयर टू द कार्बन स्टील और अदर प्लेयर्स, हमारे यहाँ क्या होता है, बिकॉज प्रोडक्ट रेंज इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट रेंज, सम ऑफ द प्रोडक्ट रेंज. सो अगर आप अपने मिक्स में अगर थोड़ा स्पेसिफिक सेगमेंट और हाई एंड प्रोडक्ट मिक्स चलाते हैं तो थोड़ा सा यूटिलाइजेशन गिरता हुआ दिखता है. But लेकिन overall we still maintain to that 90% plus of the capacity utilization, and we will reach towards the full utilization gradually. डेफिनेटली सर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. अब आपके जो एबिटा पर टन की हम बात करें, आपने जो गाइडेंस दिया था उससे तो कहीं ज़्यादा माशाअल्लाह हमने परफॉर्मेंस देखा है, तो इसके बारे में ज़रा बात कीजिए. क्या नए नंबर्स हमें फॉलो करने चाहिए आगे के गाइडेंस के लिए? See, EBITDA per ton ये क्वार्टर हमको what we are saying is that कि FY22 जो हमने दो चीजें करी है, जो अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमने अपने बिजनेस मॉडल में दो चीजें इंप्रूवमेंट करी है. वन इज दैट हमने अपना प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव किया. तो आज हम वी आर द प्रोबेबली द ओनली स्टेनलेस स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड जिसके पास 120 प्लस प्रोडक्ट रेंज है, एंड वी कैन कैटर टू ऑल सेगमेंट्स, ऑटो, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, industrial fabrication, process industry, healthcare, pharma, everywhere we can supply it. तो इससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट मिक्स है, इट बिकम वेरी हेल्दी प्रोडक्ट मिक्स ऑन अ गुड क्वालिटी सेगमेंट्स. सेकेंड थिंग हमने क्या किया कि बिकॉज ये सेगमेंट्स क्या होता है कि इन दीज अनसर्टेन टाइम, पेंडेमिक में कभी कोई सेगमेंट ओपन होता है, कभी कोई सेगमेंट बंद हो जाता है, तो और लो हो जाता है. तो उसके कारण क्या होता है कि हमने क्या किया, इस प्रोडक्ट मिक्स को सपोर्ट करने के लिए जहां कस्टमर का डिमांड है, हमने अपनी सप्लाई चेन और प्रोडक्शन प्रोसेस को इतना एजाइल कर लिया है कि विद इन 30 to 45 डेज वी कैन स्विच आवर प्रोडक्ट रेंज इन आवर प्लांट्स. तो ताकि अगर कोई डिमांड पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आ रहा है और पर्टिकुलर ज्योग्राफी और एक्सपोर्ट मार्केट में आ रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट रेंज को हम शिफ्ट कर सकते हैं. तो उसके चलते अगर हम देखें तो ओवरऑल जो EBITDA पर टन इंप्रूव हुआ है, वन इज दैट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड इज द कॉस्ट एफिशिएंसीज आल्सो वी हैव बिल्ड इन आवर थिंग. सो इन दोनों चीजों के चलते दिस प्रोडक्ट मिक्स एंड सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एफिशिएंसीज,
हमारा जो EBITDA गाइडेंस है व्हाट FY22 का, वी बिलीव कि वी विल बी एबल टू डू एट 18 to 20,000, 18 से 20,000 रुपए पर टन का EBITDA हम कर पाएंगे। ओके, डेफिनेटली सर। तो आपने बहुत ही अच्छे से आगे के लिए एक जानकारी दी है। अब जिंदाल हिसार की हम बात करते हैं, जिसके मर्जर को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। डिटेल्स तो वैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइमलाइन अगर आप शेयर कर सके तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। को पता होगा कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के अप्रूवल्स पहले ही हो गए थे, सो वी गॉट देयर कंसेंट्स वेल इन टाइम। अभी एनसीएलटी का प्रोसेस चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये सेकेंड वेव और कोविड के चलते थोड़ा सा, बिकॉज उनको एनसीएलटी में प्रॉब्लम था इन टर्म्स ऑफ द मैन पावर अवेलेबिलिटी, बिकॉज नाउ द प्रोसेस एज यू नो कि पहले कोर्ट करते थे, अब वो एनसीएलटी करता है, तो वो प्रोसेस अभी चल रहा है। इट्स अ मोर प्रोसीजरल थिंग, आई थिंक ओवर वी होप दैट एनसीएलटी अप्रूवल एंड प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, जो हमने शुरू से गाइड किया था। तो अभी वी आर होपफुल कि दैट बाय दिस फाइनेंशियल ईयर or maybe between December to March we should be able to have a one listed entity share listed in the stock exchange. ठीक है सर। साथ ही साथ बहुत ही एक अच्छी चीज़ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि आपने कॉन्स्टेंटली अपने डेट को घटाया है। अब ये ट्रैजेक्टरी तो बहुत अच्छे से है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ रेटिंग्स जो हैं वो भी अपग्रेड हुए हैं। इससे पहले हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी। अब ये थोड़ी सी डिटेल्स दीजिए और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ डेट अभी क्या है कंपनी का, वो भी बताइए हमें सर। आपने देखा होगा डेट रिडक्शन हमने लास्ट 15 मंथ्स में हमने अपना डेट मोर देन 30% कम कर लिया है। इनफैक्ट इसी के चलते अगर आप देखेंगे हमने पूरा फोकस किया, हमारा जो डेट इक्विटी है, अगर मैं मर्ज एंटिटी लेवल पे बात करूं, इट्स लेस देन 0.5, जो टिपिकली कैपेक्स इंटेंसिव मेटल इंडस्ट्रीज में नहीं होता है। इसी तरह डेट एबिटा देखें तो एक्चुअली इट्स लेस देन 0.75। तो टिपिकली दीज रेशियोज आर इन अ वेरी गुड कंफर्ट जोन फॉर स्पेशली फ्रॉम metal industries perspective or industry which required continuous capex to expand. So उसके चलते हमने अपना, so what we have done is that हमने अपना डेट रिड्यूस करके बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करी, प्लस उसके कारण हमारी कैपेक्स का हेडरूम बन गया विदाउट इवन स्ट्रेनिंग आवर कैश फ्लो। तो जो कैपेक्स होगा वो लार्जली इट विल बी फंडेड फ्रॉम द इंटरनल अप्रूवल्स एंड पार्शियली सम ऑफ द न्यू डेट विच विल बी एट अ चीपर कॉस्ट दैट। सो उसके चलते जो अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट जो रिडक्शन है वो ऑलमोस्ट 40% का वी आर एक्सपेक्टिंग इन, जो अभी हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हुआ है, और हम पूरे साल में विल बी एबल टू डिलीवर 40% कॉस्ट इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन इन FY22। तो ओवरऑल जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट एट मर्ज एंटिटी लेवल, सो इट्स अ गुड फोकस एरिया फॉर अस। Being a metal company, we are very cautious that how our balance sheet remain stronger while we continue to support the government initiatives, Atmanirbhar Bharat, expanding the capacity, infra push। तो हमको पूरा बैलेंस करके चलना है। ठीक है सर। आगे पीएलआईज को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, स्पेशली कुछ अनाउंसमेंट्स हो ना हो उसको लेकर। स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें, आपको लगता है पीएलआई इसको मिल सकता है? आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? पीएलआई स्कीम अभी स्टेनलेस स्टील के लिए नहीं है, इट्स मोर फॉर स्पेशलिटी स्टील। गोइंग फॉरवर्ड देखिए, वी आर कमिटेड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत कमिटमेंट। हम लोग अपनी फैसिलिटी को बढ़ा के, ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए कि हमको पूरा इकोसिस्टम बने। सेकेंड, एज अ प्लेयर टू द इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्री, वी ऑल्सो वांट कि जो इंडस्ट्री का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो जो एमएसएमई और स्मॉलर प्लेयर है वो भी एंकरेज हो अपनी फैसिलिटीज लगाने के लिए और अपनी कैपेसिटीज को वापस रिवाइव करने के लिए। तो इसके लिए एक पूरा होलिस्टिक स्कीम जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, कि ताकि जो एक होलिस्टिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, एमएसएमई सेक्टर भी डेवलप हो सके, इंडिया में प्रोडक्शन की रेट बढ़ सके। तो इसके लिए तो वी बिलीव कि गवर्नमेंट शुड ऑब्वियसली कंसीडर सम ऑफ द schemes into to have a more level playing field for the domestic manufacturer। सो उस तरह से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को पूरी ग्रोथ मिलेगी, एमएसएमई सेक्टर डेवलप होगा, स्पेशली इंडियन प्रोडक्ट्स न केवल इंडिया मार्केट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो अभी तो पीएलआई जो स्कीम है वो स्पेशलिटी स्टील के लिए, हम स्टेनलेस स्टील के लिए क्वालिफाई नहीं करती है।